हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में सीबीएसई के सैम्पल पेपर को। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करने से आपको यह आइडिया आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी और करनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आप सभी के लिए यह मेन एग्ज़ाम देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे खुद को एनालिसिस कर सकोगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट है, देखो इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है इसमें सभी क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बेस्ड हैं और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से ओनली जो करेक्ट आंसर होगा उसको ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं दी गई है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स से गया। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाइस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। यहाँ पे हमको अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हाइस्ट होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, जितने भी हमारे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन होंगे, यानी ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो अगर हम उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन होंगे उतने ही ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होती है। बट कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक, जो तो यहाँ पे जिसके जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो जो HCl है ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो इस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। और जो हमारा CH3COH है यानी एसिटिक एसिड है, ये हमारा वीक एसिड है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सॉल्यूशन में ईजिली इस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे वश से आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन दिया गया वो मोलरिटी के टर्म में दिया गया। तो मैंने अभी बताया कि आपको जो कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे नंबर ऑफ मोल के। जितने ज़्यादा हमारे मोल होंगे उतने ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होती है, जितने ज़्यादा हमारे मोल होंगे उतने ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होती है। बट नंबर ऑफ मोल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अगर HCl के थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो इसके भी 2 आएंगे, इसके भी 2 आएंगे। बट यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मोलरिटी के अकॉर्डिंग। तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आयन मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो जो मोलरिटी है वो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा हमारा मोलरिटी होगी उतने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ मोल होंगे, अगर जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ मोल होंगे उतने ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मोलरिटी हमारी 0.01, तो इसकी मोलरिटी कम है एज़ कम्पेरिजन टू ऑप्शन बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी हमारी 0.1 और यहाँ पे हमारी मोलरिटी 0.01। तो किसकी मोलरिटी ज़्यादा होगी, ऑप्शन नंबर बी की। तो जितनी ज़्यादा उसकी मोलरिटी होगी उतने ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मोल होंगे, अगर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी उसकी हाइस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे ए प्लस बी कंपाउंड दिए गए हैं, उसकी रिएक्शन करनी है यहाँ पे डाइल्यूट बेस के साथ, और यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड हो रहा है। तो बच्चों देखो, जब हम 2 कंपाउंड की रिएक्शन डाइल्यूट बेस के साथ करते हैं तो वहाँ पे होता है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। वहाँ पे क्या होता है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होते हैं, जब एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हमारे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन हमारे डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे देखो अगर हम ऑप्शन सी को उठाएं तो यहाँ पे हमारा बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे क्या हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजीन CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। और दूसरा यहाँ पे हमारा एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन का फॉर्मूला होता है हमारा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, एंड यहाँ पे हो गया हमारा CH2H। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक होगा हमारा बेंजल्डिहाइड और दूसरा होगा हमारा एसिटोफिनोन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या है, जितने भी हमारे कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन, उनमें से एटलीस्ट एक कंपाउंड के पास हमारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो बेंजल्डिहाइड के पास तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, तो इसके पास कोई भी
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे हम अल्फा, तो इसके पास हमारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे अल्डोल रिएक्शन को शो करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज। सेम वैसे ही ये H2 है ना, यहाँ पे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पे अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O बेंजीन। तो यहाँ पे हमको बन गया अल्डोल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम अल्डोल। इसको अल्डोल क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखो एक तो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो गया इसमें, एक तो हमारा इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ऑल ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो ये तो हमारा अल्डोल ग्रुप प्रेजेंट, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो जैसे हम इसके अल्फा और बीटा पोजिशन में से इस ग्रुप ये हो गया हमारा कीटो ग्रुप, ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो जैसे हम इसमें अल्फा और बीटा कार्बन में से H2O को रिमूव करेंगे, जैसे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से हमारा देखो सपोज हम ये वाले हाइड्रोजन को इसके ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से हो गया हमारा H और यहाँ से हो गया हमारा OH। तो जैसे ये दोनों रिमूव होंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जैसे इसको डोनेट करेगा तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH डबल बॉन्ड O बेंजीन। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखो हमको सेम यही कंपाउंड ऑब्टेंड हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो एक इससे मिलती जुलती रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं हम कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन क्या होती है, यह एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और जो हमारी कानिजारो रिएक्शन है वो हमारे एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है, कंसनट्रेट बेस के प्रेजेंस में। और वहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है जिसको बोलते हैं, जिसमें एक कंपाउंड का होता है हमारा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होता है हमारा रिडक्शन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए विटामिन से यानी बायोमोलिक्यूल टॉपिक में से, द विटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ऐसे कौन से विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। तो विटामिन को 2 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो एक तो होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये तो होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। बट जो हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं वो ऐसे विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल होता है, यानी वाटर में इजीली डिजॉल्व कर जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे विटामिन बी एंड सी। तो ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी से इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे बाय यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू। तो ये हमारे बॉडी में क्या होंगे, स्टोर नहीं होंगे। तो विटामिन बी और सी तो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, बट जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो वो कौन से हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, यानी अडेक। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ ए कीटोन ए। यहाँ पे एक कीटोन ए कंपाउंड दिया गया, विच अंडरगो आइडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव। यहाँ पे आइडोफॉर्म रिएक्शन को जो प्रोडक्ट दिए गए हैं उनको दिया गया, उसके तो उससे हमको कीटोन ए ऑब्टेंड करना और उसका फिर से आईपैक नेम बताना है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन देखो, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास हमारा मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट, जिसके पास हमारा मेथॉक्सी कीटोन प्रेजेंट होता है, यानी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, या जहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तो वो सभी कंपाउंड हमारे आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो जैसे हम इन दोनों कंपाउंड को बैक, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को आप बैक जो हमारे आइडोफॉर्म रिएक्शन है उसके बैक सॉल्यूशन से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो इतना कंपाउंडर क्या बना हमारा, ये हमारा सॉल्ट वाला पार्ट है और ये हमारा आइडोफॉर्म वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखो CH, तो जैसे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया। तो यहाँ से हमको कंपाउंड मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया हमारा ये वाला CH3।
तो ये रिएक्शन क्या हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन है। जैसे हम इसकी रिएक्शन I2 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से इतना पार्ट का तो हो जाएगा हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी ये येलो प्रिसिपिटेट देगा, येलो PPT जिसको बोलते हैं हम आइडोफॉर्म, और जितना बचा हुआ पार्ट है कार्बोक्सिलेट पार्ट का ये हमारा इसका सॉल्ट देगा। तो यहाँ पे हमको सॉल्ट ऑप्टेंट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। तो यहाँ पे देखो सेमी कंपाउंड ऑप्टेंट हो रहा है। ये तो हो गया हमारा येलो PPT और ये हो गया हमारा सॉल्ट वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, ये वाला हमारा कीटोन A है। तो अब इसका हमको IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, सबसे पहले हम मेन फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे कीटो ग्रुप, और यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है 5। तो 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम पेंट, और यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे कम होता है, कम पोजीशन में होता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो 3 पे मिथाइल है। कौन कौन से ऑप्शन में 3 पे मिथाइल, यहाँ पे देखो अभी तो 3 पे मिथाइल सब में है। उसके बाद 3 पे मिथाइल है और टोटल कार्बन 5 है, तो उसके लिए हम पेंट है 3 मिथाइल पेंट है। तो 3 मिथाइल ब्यूट, ये वाला ऑप्शन गलत, 3 मिथाइल पेंट है। ऑप्शन बी और सी तो वैसे आउट हो गए, 3 मिथाइल पेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 मिथाइल पेंट है, उसके बाद ऑप्शन 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 3 पे इन आ गया, ठीक। और यहाँ पे ऑन है, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या हमारा कीटो ग्रुप है। तो कीटो ग्रुप के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा ऑन। तो कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इसको बैक रिएक्शन के थ्रू सॉल्व करोगे। उसके बाद यहाँ पे हमको जो डी एंड एफ ब्लॉक टॉपिक है उसमें से कुछ एलिमेंट देंगे, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बतानी है। उसको सबसे फर्स्ट है यहाँ पे लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या होती है, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके सबसे कम यहाँ पे क्या होगी ऑटोमाइजेशन होगी, उसकी सबसे कम क्या होगी यहाँ पे ऑटोमाइजेशन होगी। तो यहाँ पे देखो जिंक के क्या होते हैं सभी, जिंक का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 3d10 4s2। तो यहाँ पे देखो इसके सभी डी ऑर्बिटल क्या हो गए हमारे पेयर्ड हैं। अगर इसके सभी डी ऑर्बिटल पेयर्ड है तो इस पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो सबसे कम इसकी ऑटोमाइजेशन होगी। तो 1 का, तो फर्स्ट का आर, कौन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट का आर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन बी और सी तो वैसे गलत हो गया। आपको ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारा 3D सीरीज है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं हमारे मैग्नीज की, सबसे हाइस्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे +7। कितनी होती है हमारी +7। तो कौन सा है क्यू, तो कौन से ऑप्शन में है, सेकंड का क्यू हो गया। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका राइट आंसर है। आपको फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर मिल जा रहा है, आपको फिर ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है देखो ट्रांजिशन मेटल डैश डज नॉट फॉर्म कलर कंपाउंड। ऐसे कौन से ट्रांजिशन मेटल है जो कलर कंपाउंड शो नहीं करते हैं। कलर कंपाउंड वही नहीं शो करेगा जिसके पास हमारे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जैसे D0 और D10 वाले कंपाउंड हमारे पास कलर कंपाउंड शो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक होता है 2Tg लेवल, एक होता है हमारा Eg लेवल। तो यहाँ पे कलर कंपाउंड तभी शो करेंगे जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन सपोज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ जैसे एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो अपने Eg वाले ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे ही Eg ऑर्बिटल से वो नीचे अपनी एनर्जी एमिनेट करेगा तो कलर कंपाउंड को शो करेगा। बट यहाँ पे D0 के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। तो कौन से ऑप्शन में होते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर, यानी स्कैंडियम के साथ, स्कैंडियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक्स से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आयन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है हमारी, तो मॉलिक्यूलरिटी होती है हमारी नंबर ऑफ आयन टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे उतने ज़्यादा उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उसका मतलब ये हो गया कि हमारे कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल तो कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल तो कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पे हाइस्ट कोलाइड हमारा 3 मॉलिक्यूल ही कर सकते हैं। देखो ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है। बट जैसे हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम 4 मॉलिक्यूल लेंगे
तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ तो कोलाइड कर रहा है, ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, बट ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड नहीं कर रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कोलाइड लगभग कितने टाइप का हो सकता है, हाइस्ट यहाँ पे 3 टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी यह है कि देखो कितने नंबर ऑफ आयन, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इनवर्ड इन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जितने भी जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसके पावर में जो भी हमारे कोएफिशिएंट होते हैं, जो भी हमारे उसके कोएफिशिएंट होंगे उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूलरिटी है वो जीरो और फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। और मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो हमारे मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। एक होता है हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप में कंप्लीट होती है उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन। उसके बाद तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही, वो हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन सी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। नहीं, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये हमारे थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है, ये उसको हम थ्योरी के थ्रू ही समझते हैं, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है वो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है द रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर बट फास्ट। ये ऑप्शन भी क्या हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था ये वाला, इन हेलोअरीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे देखो जो हमारा हेलोअरीन है, ये हो गया हमारा हेलोअरीन, इसके पास क्या हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा हेलोजन। तो हेलोजन के पास होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को डोनेट करते हैं, तो इससे क्या होगा, इसमें कॉन्जुगेशन आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो क्या हमारा सही है, क्योंकि जो हमारे हेलोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बी देखो, कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्ड इन कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि हमारा गिरनार एजेंट क्या होता है, जैसे RMgX। तो यहाँ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस पर आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन मैग्नीशियम के कंपेरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो इसका जो बॉन्ड है वो हमारा कोवेलेंट नेचर का है, इतना तो ऑप्शन सही है। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे करा है नॉन पोलर नेचर का है, बट यहाँ पे देखो पोल जनरेट हो रहे हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये पोलर नेचर का कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे बट ऑप्शन क्या दिया हमको, नॉन पोलर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, यानी इनकरेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इसमें ऑप्शन सी कर है, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन प्लेनर। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही है, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होती है वो हमारे 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp2। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कंपाउंड हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसमें उसकी ज्योमेट्री क्या होती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन डी है यहाँ पे, आउट ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHCl एंड C6H5CH2Cl। तो यहाँ पे कह रहा है कि C6H5CH2Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कि हमारा यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो बेंजीन और उसके बाद CH2 प्लस, और बट यहाँ पे ओनली हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमारा अनस्टेबल है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग के थ्रू, बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपने उसको डोनेट करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगी। तो यहाँ पे जो बेंजाइलिक ग्रुप होते हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट C4H8NH3 प्लस एंड एक्स नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड है C4H8
NH3 नेगेटिव एंड NH3 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव इज सॉल्युबल। ऐसे यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया गया है, ये बता रहा है कि ये जो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन से ऑप्शन में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे देखो ये पोलर नेचर का, यहाँ पे पोल जनरेट हो रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि देखो लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब ये होता है कि देखो जितने भी हमारे पोलर सॉल्यूट होते हैं, जितने भी हमारे पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, और जितने भी हमारे नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। तो जो हमारा ईथर है ROR, तो ROR क्या हो गया, हमारा एक नॉन पोलर कंपाउंड है। और उसके बाद एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी क्या हमारा यहाँ पे आ गया हमारा कार्बन, इस पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। और हो गया हमारा वाटर, वाटर पे क्या होता है देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, फिर से इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये भी पोलर नेचर का है और ये भी पोलर नेचर का है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में डिजॉल्व हो जाएंगे यानी सॉल्युबल हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, वाटर मॉलिक्यूल इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज शो बाई 2-फिनाइल एथेनॉल। 2-फिनाइल एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, और इसके सेकंड पोजीशन पे आ गया हमारा फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो जो OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन कौन से डिग्री का है, ये वाला कार्बन हमारा 1 डिग्री का है। इसको आप डिग्री में कैसे शो करते हो, देखो हमारा OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। अगर हमारा OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। अगर हमारा OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम टर्सरी कार्बन। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हमारे लुकास रिएजेंट से है। तो लुकास रिएजेंट क्या है, जिसको बोलते हैं हम कंसनट्रेट HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 का सॉल्यूशन होता है। इसका यूज हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट को डालते हैं तो यहाँ पे हमको एक टर्बिडिटी ऑब्टेंड होती है इमीडिएटली। जैसे 3 डिग्री अल्कोहल में हमने लुकास टेस्ट डाला ना, लुकास रिएजेंट डाला, तो वहाँ पे इमीडिएटली टर्बिडिटी ऑब्टेंड हो जाती है। और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, जैसे हम उसमें लुकास रिएजेंट को डालते हैं तो वहाँ पे कम से कम 5 मिनट के बाद हमको टर्बिडिटी ऑब्टेंड होती है। बट रूम टेम्परेचर पे जैसे रूम टेम्परेचर में जैसे हम 1 डिग्री अल्कोहल पे कंसनट्रेट HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 यानी लुकास रिएजेंट को डालते हैं तो वहाँ पे कोई भी टर्बिडिटी ऑब्टेंड नहीं होती है। जैसे आप टेम्परेचर को हाई करोगे तो वहाँ पे लगभग आधे घंटे के बाद आपको टर्बिडिटी ऑब्टेंड होगी, वो भी कब, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे। तो यहाँ पे देखो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड विद इन 5 मिनट, टर्बिडिटी विल बी ऑब्टेंड विद इन 5 मिनट। बट यहाँ पे जो हमको कंपाउंड दिया गया है 2-फिनाइल एथेनॉल, ये कौन सी नेचर का है, ये 1 डिग्री नेचर का है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करा है, टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड विद इन 5 मिनट, तो ये तो 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे करा देखो नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड, ये तो ऑप्शन सही है क्योंकि जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये लुकास रिएजेंट के साथ कोई भी टर्बिडिटी नहीं देता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली, तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो वही हमारे टर्बिडिटी इमीडिएटली देता है। उसके बाद कह रहा है टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट रूम टेम्परेचर बट डिसअपियर आफ्टर 5 मिनट, ये ऑप्शन पे हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो लुकास टेस्ट के साथ कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन न्यूमेरिकल दिया गया हमको 0 ऑर्डर रिएक्शन से। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इतना दिया गया और जैसे हम उसके टेम्परेचर समय को इंक्रीज करते हैं 120 सेकंड के बाद उसका कंसंट्रेशन इतना हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमको रेट कांस्टेंट निकालना है यानी के की वैल्यू निकालना है। इफ़ इट फॉलो द 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ क्या होता है, उसके रिएक्शन होती है हमारी A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। A0 है यहाँ पे हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और AT हमारा फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम T, और K यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो गया और T यहाँ पे टाइम हो गया। तो यहाँ पे हमको रेट कांस्टेंट को निकालना है, तो K इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T। तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू को डायरेक्ट पुट करो। तो A0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A0 की वैल्यू यहाँ पे 1.5 माइनस, और AT की वैल्यू क्या है यहाँ पे, AT की वैल्यू यहाँ पे 0.75 अपॉन टाइम क्या है यहाँ पे 120। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई, जब ये तो इसका हाफ हो गया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो 0.75/120। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.00625। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी और डी तो वैसे गलत हो गए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन फर्स्ट में भी इसकी यही वैल्यू आ रही है और ऑप्शन सेकंड में भी इसकी वही वैल्यू आ रही। तो यहाँ पे आप इसको अब जो इसके यूनिट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर होता है तो उसकी यूनिट क्या होती है? पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिट भी याद रखनी है। उसके बाद है एनिसोल अंडरगो। एनिसोल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये हो गया हमारा बेंजीन और यहाँ पे OCH3। तो एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमीन इन द एथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन ट्राइब्रोमाइड कैटेलिस्ट ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन बाय द मेथॉक्सी ग्रुप। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमको जब हम एनिसोल का ब्रोमिनेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ आयरन कैटेलिस्ट, तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो बताना है। तो यहाँ पे देखो हम उसका आयरन के एब्सेंस में ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो मेथॉक्सी ग्रुप के साथ जो बेंजीन जुड़ा है उसके क्या होती है? हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसके क्या होती है? हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा? इजीली ब्रोमिनेशन कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द बेंजीन की एक्टिवेशन की होने से इसका मेथॉक्सी ग्रुप क्या होता है? हमारा इजीली एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, द ट्रेंड विच प्रॉपर्टी विच रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। यहाँ पे हमको एक ग्राफ दिया गया और यहाँ पे साइड में लिखा भी है, देखो रेडियस। तो ये ग्राफ हमारे डी एंड ए ब्लॉक में जब हम लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमारे? देखो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज क्या होते हैं हमारे? डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? इनकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही गया इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन दिया गया। हाँ, अब जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये असर्शन और रीजन पर बेस्ड हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारे असर्शन और रीजन पर बेस्ड हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन ए, बी एंड सी, डी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए और बी होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे असर्शन दिया गया होगा, उसके बाद सेकंड होगा हमारा रीजन। तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा उसमें ये पूछेगा कि देखो जो हमारे ए और आर यानी असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और जो रीजन है वो ए का एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर रहा है। बट जो ऑप्शन बी पूछेगा उसमें भी पूछेगा ए और बी दोनों करेक्ट हैं, बट जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन सी होगा, इसमें जो ए वो ट्रू होगा और जो आर होगा वो फॉल्स होगा, और जो ऑप्शन डी होगा वो इसका रिवर्स होगा। तो यहाँ पे क्या होंगे? अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे रीजन और असर्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखो इसका असर्शन पढ़ो। असर्शन क्या दिया गया आपको? असर्शन करा है अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल ROH, तो इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा अल्कोहल होता है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करता है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क करता है। तो इसका असर्शन तो सही है, बट उसके बाद कह रहा है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे तो आर पे आ जाना हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अगर R1 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत है। तो क्यों? क्योंकि ये कह रहा है हमारा जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे अल्कोहल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो वहाँ से जैसे हम R और O को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारा अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? असर्शन तो सही है, बट रीजन क्या है इसका? गलत है। असर्शन ट्रू एंड रीजन इज गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इसका असर्शन क्या है? इसका असर्शन है इसका देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। ये तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही था। क्यों? जैसे देखो ये हो गया हमारा टोल्यूइन, जैसे हम इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 के साथ करते हैं या K2Cr2O7 के साथ करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे होता है हमारा साइड चेन
अल्काइनेशन, तो ये जो CH3 ग्रुप है वो सीधे COH के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 एंड K2Cr2O7, इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहाँ पे कर रहा है वो ऑक्सीडाइज करते हैं टोल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही है। उसके बाद कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ द टोल्यूइन। यह पॉसिबल है कि जब हम ऑक्सीडेशन टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल रिएजेंट। ये कह रहा है कि जो हमारा टोल्यूइन है उसको हम, ये तो हमारा अल्कोहल है, इसको हम एल्डिहाइड तक भी स्टॉप कर सकते हैं किसके प्रेजेंस में, एज ए सुटेबल रिएजेंट के प्रेजेंस में। सुटेबल रिएजेंट क्या हो गया, देखो जैसे सपोज यहाँ पे हमको अल्कोहल से, एक मिनट यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा टोल्यूइन, ये हो गया हमारा टोल्यूइन से बनाना है यहाँ पे हमको बेंजल्डिहाइड, टोल्यूइन से बनाना है यहाँ पे हमको बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक रिएजेंट यूज़ करेंगे सुटेबल रिएजेंट। जैसे यहाँ पे आपने एक रिएक्शन भी पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं हम इटार्ट रिएक्शन, तो जैसे हम टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, CrO2Cl2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, तो यहाँ से हमको एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड होता है CHOCrOHCl2, और इसके एक और होता है OCrOHCl2। जो जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो तब हमको यहाँ पे सीधे बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता है। तो हमने क्या किया, देखो जो टोल्यूइन है उसको ओनली बेंजल्डिहाइड पे स्टॉप कर दिया, नॉट उसको किस में कन्वर्ट नहीं किया, उसको हमने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे देखो दोनों तो सही है, इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट जो हमारा रीजन है वो उसको इजीली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्टेट। जो हमारे एंजाइम होते हैं वो किसी भी रिएक्शन के लिए वेरी स्पेसिफिक होते हैं और जो भी सबस्टेट होते हैं उसके लिए भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रीजन आर बायो कैटालिस्ट, एंजाइम आर बायो कैटालिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं, हमारे बायो कैटालिस्ट भी होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि देखो ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया गया। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कॉपर एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड। तो यहाँ पे हमको एक सॉल्यूशन दिया गया कॉपर सल्फेट, जैसे हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये हो गया हमारा कॉपर 2 आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे एक एक्वस भी दिया गया, यानी वाटर भी दिया गया, तो यहाँ पे मिलेगा हमको H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। हमसे यहाँ पूछ रहा है कि जो कैथोड है उस पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे, यानी वहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड वहाँ पे इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, इसको हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो जिसकी ज़्यादा जिस भी एलिमेंट का जितने ज़्यादा हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही हमारे कैथोड पे डिजॉल्व, वही हमारे कैथोड पे अब्जॉर्ब होता है ना, सॉरी वही गैस हमारे कैथोड पे लिबरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा हाइड्रोजन गैस है क्योंकि हमारा हाइड्रोजन जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हमारा 0, और इसके नीचे आता है हमारा कॉपर। तो कॉपर आयन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगा तो सीधे कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये कॉपर रॉड पे लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी गैस, यहाँ पे कौन सा मेटल लिबरेट हो रहा है, कॉपर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया, हमारा गलत आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे एनोड के बारे में पूछता है तो एनोड में कौन सा होता है, एनोड में यहाँ पे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप होता है और SO4 नेगेटिव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 आयन इज़ ग्रेटर देन द हाइड्रोजन 2 आयन। तो जो हमारा कॉपर पॉजिटिव आयन है
इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इसका तो 0 होता है और इसका इससे ज़्यादा होता है, तो इसका तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही है। तो इसका जो रीजन है वो तो सही है, बट असर्शन क्या हो गया हमारा, गलत है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो बच्चों ये थे हमारे आज के MCQ बेस्ड क्वेश्चन। इससे जो हमारे जो अगले वाले क्वेश्चन है सेक्शन बी, सी और डी के, उनको हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।